इस पूरे मामले में मैं मानसिक रूप से काफ़ी परेशान था और मैं सोच रहा था कि ताहिरा खानम बहुत खतरनाक महिला है, उनसे कैसे संबंध बनाएं। उसने ताया अबू के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अचानक मेरे दिल में दादी माँ का विचार आया। दादी माँ से मुलाकातें होती थीं, लेकिन उस वक्त मेरा दिल उनके पास जाने को जी चाहता था। वहाँ और कोई नहीं था, तो मैं उनकी तरफ बढ़ा और कुछ देर बाद उनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। जब भी मैं यहाँ आया तो मुझे कमरे में एक अजीब सी अनुभूति हुई। मुझे अब भी ऐसा ही लगता था। दादी एक मासूम मुरझाए हुए फूल की तरह पड़ी रहती है। मैं जाकर दादी के पास बैठ गया और उन्हें प्यार भरी निगाहों से देखा। दादी माँ के व्यक्तित्व में कुछ तो बात रही होगी जो किसी को भी उनका दीवाना बना देती थी। वह मेरी दादी थीं, मेरे पिता की माँ थीं। इस रिश्ते के जरिए भी मैं उनकी इज्जत करता था, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी कि मैं उनसे प्यार करता था। मैं देखता रहा और फिर मैंने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुझे एक प्यार भरा स्पर्श महसूस हुआ। लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में एक फ्लैश कौंध गया। हर बार कुछ नया सामने आया। मैंने पहले भी कई बार अपनी दादी का हाथ पकड़ा था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। हालांकि आज मुझे एक गहरा आश्चर्य हुआ। दादी की छोटी उंगली में एक अंगूठी थी, एक सफ़ेद अंगूठी जिसमें हीरा लगा हुआ था, और यह अंगूठी मेरे हाथ में तब आई जब किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया था। उस समय जब मैं ताया अबू को कई घटनाएं सुनाने ही वाला था कि मेरे कानों में फुसफुसाहट हुई। जब मैंने अपना हाथ मुंह से निकालने की कोशिश की तो ये अंगूठी मेरे हाथ में आ गई, और तब भी ये अंगूठी मेरे हाथ में ही थी। मेरे मुंह से एक बेबस से सकने की आवाज़ निकली, दादी माँ। इसमें कोई शक नहीं था कि यह वही अंगूठी थी। लेकिन यह सब क्या है? दादी के संबंध में कई बार अजीबोगरीब खुलासे हो चुके हैं। क्या वह फुसफुसाती दादी माँ की आवाज़ थी? क्या दादी अम्मा ने मुझे चुप रहने की हिदायत दी थी? मैं उन्हें देखता रहा, फिर मैंने धीमी आवाज़ में कहा, दादी मुझसे बात करो। अब मेरा यह मानना बदल गया है कि तुम्हारी हालत वैसी नहीं है जैसी दिखती है। दादी, मैं आपका पोता, आपके बेटे का बेटा हूँ। तुम पर मेरा बहुत अधिकार है। हम आपसे हमेशा अलग रहे हैं, और जब हम आपके करीब आए तो आप हमसे बिछड़ गए। दादी बताओ क्या करना है? जैसी स्थिति है, क्या हमारा यहाँ से भागना उचित नहीं? दादी माँ, हम बहरीन जा सकते हैं और अपनी इस संपत्ति को वहाँ स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें असंख्य सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं। हमारे साथ जो हो रहा है वह अनुचित है, और आपका चरित्र भी मेरे सामने आ गया है। अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह की कृपा से आप जिंदा हैं और ठीक हैं। आप ही बताइए हम क्या करें? गुरनी दानिया को धमकी दे रही है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचता, लेकिन अगर दानिया को कुछ हो जाता है या मामा या सरफराज भाई को कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत अफसोस होगा कि आपने हमारी मदद नहीं की। इस समय मुझसे दूर मत रहो। आप जो आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन आपने मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे ताया अबू से कुछ भी कहने से रोक दिया। मैं आपको पहचानता हूँ दादी, और उस रात भी जहाँ मुझे ले जाया गया था मैंने भी आपको पहचान लिया। दादी मुझसे बात करो, यह सब उचित नहीं है। मैं इस खेल का पात्र बन गया हूँ, इसमें आप मुझे भी शामिल करें। यह आपका कर्तव्य है, नहीं तो सरफराज भाई और ताया अबू के साथ मिलकर मैं इस संबंध में कुछ कारगर कदम उठाऊंगा जो बहुत जरूरी है। मेरी भी एक भूमिका है। मैं यहाँ अपने पिता की तलाश में आया था, जिनकी रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर मुझे किसी के साथ सख्ती करनी है तो मुझे इस संबंध में जांच करने का अधिकार है। हालांकि यह अंतिम निर्णय लेने के बाद मैं ताया अबू के पास बैठ गया। ताया अबू कोई काम नहीं करता था, उन्हें आमतौर पर स्वतंत्र के रूप में देखा जाता था। उस समय वे फूलों की सेज के पास रखी कुर्सी पर बैठे थे।
कैसर खान उसके साथ था और वह उससे बात कर रहा था। वह उन्हें उस भूकंप का विवरण बता रहा था जिसमें उसका परिवार नष्ट हो गया था। जब मैं ताया अबू के पास पहुंचा तो कैसर खान खड़ा हो गया। इजाज़त दीजिए सर, यह कहकर वह वहां से चला गया। ताया अबू मेरी तरफ देखने लगा और फिर बोला, सरफराज ने काफ़ी समय लिया। हाल ही में उनसे कोई बातचीत हुई है या नहीं? हाँ ताया अबू, थोड़ा और समय लगेगा। दरअसल ये सिर्फ उनका ही मामला नहीं है, बल्कि पापा के कुछ केस भी उन्हें देखने को मिल रहे हैं। यह कंपनी के साथ सहयोग है जिसने पापा को बहुत सम्मान दिया और उनकी रैंक बढ़ाई। ताया अबू एक बात बताओ। हाँ पूछो बेटा, ताया अबू ने प्यार और कोमलता से कहा। दादी अम्मा कोमा में हैं और डॉक्टर इश्तियाक उनका इलाज कर रहे हैं। इस संबंध में ताया अबू डॉक्टर इश्तियाक क्या कहते हैं? दादी के ठीक होने की कितनी संभावना है? ताया अबू ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा दरअसल बात यह है कि एक कहावत है कि जब तक सांस है तब तक। माशा अल्लाह, अम्मा की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है और साथ में इम्यूनिटी भी बहुत कम हो जाती है। हम उनके पूरी तरह ठीक होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बस इतना समझ लो कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो जीना है। शायद कभी होश आए। अल्लाह ता के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने पूछा कि ये डॉक्टर इश्तियाक मिर्जा कौन हैं? क्या ये अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं? हाँ, वह अस्पताल के शीर्ष अधिकारी हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं।